पहले सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो। और आगे, मोल पति बनो, मोल नेयर बनो। नहीं, चलो। कहा जाता ना कि ये अगर बार बार बोलो तो हो जाती है। ऐसा कहीं पढ़ा मैंने, ऐसा बोलने में नहीं। मोलपति बनो, शायद मन जाग जाए। और अगर तुम्हारी जग मन जाग गई, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो मेरा भी रहेगा ना उसमें। एक मोल का अगर हम परसेंटेज भी निकालें, 1% भी निकालें, तो लाइफ सेट। मोलपति है। चलो जी। तो कैसा रहा संडे? बढ़िया रहा? रिवीजन भी अच्छा तरह से किया या नहीं किया? कमेंट मैं पा रहा हूँ। वेरी गुड इवनिंग। जस्ट अ मिनट। हाँ जी। ट्राइगोनल में कमेंट मूव नहीं कर रहे हैं। ओहो। अच्छा, अब एक तो चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हमारी क्लासेस है ना, धीरे धीरे अब उसका टाइम टेबल काफ़ी फिक्स होता जा रहा है। तो अब मेरी जो क्लासेस होगी वो MWF, एम मंडे, डब्ल्यू वेंसडे, फ्राइडे, वो फिक्स हो जाएगी, इसमें रहेगी। उसका एक टाइम टेबल आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस तरह से क्लासेस चलेगी। तो फाइनल टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, कल भाई रिवीजन क्यों नहीं कर पाए यार? अभी तो क्लासेस भी, केम सर की क्लासेस भी मुझे लगता है कल से स्टार्ट हो जाएगी। वॉइस की कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? अभी चेक करवा लेते हैं। शीट तो अपलोड हो गई यार। वॉइस कट हो रही है। ये लेक्चर कितने, चैप्टर जो है कितने लेक्चर्स का है? देखो, अराउंड 10 लेक्चर्स चाहिए होते हैं इसमें। उसी के आसपास रहेगा। मेरे पास आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है, हमने चेक कर लिया। जस्ट अ मिनट। अच्छा, एक सेकेंड। शीट यार ऐप पे ही अपलोड हुई है। अभी मैंने कोई डीपीपी नहीं दिया आप लोगों को। ऐप पर शीट अपलोड हुई है और आज मैं उससे होमवर्क भी दूंगा आप लोगों को। हाँ जी। अब अभी मैंने होमवर्क आज दूंगा तब पता चलेगा। शीट कब करनी है वो मैं बता दूंगा। नहीं, मजे करो। पता है, जनरली क्लास में बच्चे सोचते हैं कि सर भूल जाए, होमवर्क ना दे। बट सर कभी भूलते नहीं है। जिस दिन सर को होमवर्क देना होता है ना, शीट में से सर को सब याद रहता है। बेसिस एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो एक बेसिस में कुछ भी हो सकता है। ठीक है अर्चित? और फटाफट फटाफट जल्दी से। अच्छा जी। ओके। अच्छा अच्छा, सुन के अच्छा लगा। कुछ कुछ कमेंट अच्छे आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सॉलिड यार बेटा, एक तो वेदांत सब आगे की चीज आएगी। एक करंट टॉपिक की बात करें केवल, आगे की सारी प्लानिंग सब छोड़ दो। चलो, तो पहले तो ये बताओ, लास्ट क्लास में क्या होमवर्क दिया था? लास्ट क्लास का क्या होमवर्क था, पहले तो ये बताओ। हम्म। याद है? कितने क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, जल्दी से बता दो। कितने क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं? पहला क्वेश्चन मेरा, कितने क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं? बिल्कुल।
क्रिस्टल सिस्टम 7 होते हैं, 14 नहीं होते हैं। शौर्य नहीं कर रहा है। क्रिस्टल सिस्टम 7 होते हैं, राइट। यूनिट सेल कितने होते हैं? 14, क्योंकि कुछ क्रिस्टल सिस्टम में एक से ज्यादा यूनिट सेल्स होते हैं। टेबल पूरी याद है अच्छी तरह से? टेबल याद की आप लोगों ने? अच्छा, तो अब मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि क्यूबिक सिस्टम में कितने यूनिट सेल्स होते हैं। क्यूबिक सिस्टम में कितने यूनिट सेल्स होते हैं? राइट हैंड साइड। ओके, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक काम करो, जिसको जल्दी से याद आता वो लिखो। क्यूबिक लिख के 3 यूनिट सेल। उसके बाद क्यूबिक के बाद आता है टेट्रागोनल, उसके कितने यूनिट सेल होते हैं वो भी लिखो। फिर ऑर्थोरोम्बिक के कितने होते हैं वो भी लिखो। फिर उसके बाद लिखो रोम्बोहेड्रल के कितने यूनिट सेल्स होते हैं, हेक्सागोनल के कितने यूनिट सेल्स होते हैं, मोनोक्लिनिक के कितने होते हैं, और ट्राइक्लिनिक के कितने होते हैं। नाम लिख के उसके आगे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, और हो सके तो उनके नाम भी लिख दो। प्रीमिटिव को P, बॉडी सेंटर्ड को I, फेस सेंटर्ड को F, और एंड सेंटर्ड को C। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। टेट्रागोनल 2, बहुत बढ़िया। लिखो, सबको लिखना है। देखो, ये नहीं कि कोई और लिख रहा तो मैं नहीं लिखूं, रिपीट हो रहा तो होने दो, बट आपको लिखना है, हर एक को लिखना है। कुछ कुछ नाम मैं देख पा रहा हूं, मोहित, प्रभाकर, रोशन, दिव्यांशु, भक्ति, वंश, वमजा, उत्कर्ष, दक्ष, अनिरुद्ध, शुभम, अंशिका, अनिरुद्ध, ऋषि, दिव्यांशु, शुभम। ऑर्थोरोम्बिक, आगे लिखते जाओ, आगे लिखते जाओ। वेरी गुड। PIF, बहुत बढ़िया। हाँ, ऑर्थोरोम्बिक के भी लिखने भाई, ऑर्थोरोम्बिक के भी लिखने। वेरी गुड, किसी ने पूरा सबका लिख दिया, बहुत बढ़िया। क्यूबिक के, टेट्रागोनल के, ऑर्थोरोम्बिक के, हेक्सागोनल, वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ, मोनोक्लिनिक के 2 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? मोनोक्लिनिक के 2 कौन से होते हैं? किसी ने मोनोक्लिनिक के 3 लिखा है, वो गलत है। मोनोक्लिनिक के 2 कौन से होते हैं? दो होते हैं, अरे वाह। मैं नाम नहीं पढ़ पाया यार, बट किसी ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है। देवांग है शायद, है ना? ठीक है, मोनोक्लिनिक के भी 2 होते हैं। चलो, अब मैं टेबल बता देता हूं आप लोगों को। टेबल से एक बार सब फाइनल कर लेते हैं, नहीं? तेज तेज आवाज में सबको बोलना है, रूम में आवाज गूंजनी चाहिए जहां आप बैठे हो। क्यूबिक के 3 यूनिट सेल, टेट्रागोनल के 2 यूनिट सेल, ऑर्थोरोम्बिक के 4 यूनिट सेल, हेक्सागोनल का केवल एक ही होता है, प्रीमिटिव। रोम्बोहेड्रल का भी एक ही होता है, ट्राइक्लिनिक का भी एक ही होता है। ऐसे याद रखो, इन तीनों के केवल एक एक ही होते हैं। और मोनोक्लिनिक के 2 यूनिट सेल होते हैं, एक प्रीमिटिव और एक एंड सेंटर्ड। यहां बहुतों को लगता है, ज्यादातर को क्या लगता है कि अच्छा, प्रीमिटिव के बाद बॉडी सेंटर्ड ही आता होगा, क्योंकि यहां पे भी प्रीमिटिव बॉडी सेंटर, प्रीमिटिव बॉडी सेंटर, प्रीमिटिव बॉडी सेंटर्ड, तो ऐसा लगता है यहां पे भी प्रीमिटिव बॉडी सेंटर्ड होगा, लेकिन ये बॉडी सेंटर्ड नहीं है, ये एंड सेंटर्ड है। और इसके एंगल्स में भी ज्यादातर कंफ्यूजन रहता है, बहुतों को इसी में कंफ्यूजन रहता है। तो यहां पर ध्यान रखना, मोनोक्लिनिक में बीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, अल्फा गामा जो है वो 90 होता है, बीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखिए, इनके डायग्राम आप नहीं बना सकते। इनके डायग्राम, जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम तो वो क्यूब जैसे ही दिखता है, बस आपको लिखना होता है कि इसका अल्फा बीटा बराबर है या नहीं है, ABC इक्वल है या नहीं है। तो इसीलिए डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये डेटा आपको याद होना चाहिए, किसके कितने यूनिट सेल्स हैं ये आपको याद करने हैं। तो मुझे जल्दी से बताओ,
मैं आपको बताऊं एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं पता, बट जेई एडवांस्ड आई थिंक 2007 में, मे बी इन 2007 या 2008, इस पर पूरा एक मैच दी कॉलम आया और उसमें क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह से क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक कुछ लिखा हुआ था, राइट हैंड साइड में एबीसी अल्फा बीटा गामा और इस तरह से लिखा हुआ था। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जानी चाहिए, और ये नहीं कि कर लेंगे सर बाद में कर लेंगे, बाद में कभी नहीं करना है, आज ही करना है। यू मान लो कि अगर आज आपको ये याद हुई है तो आप इसको याद कर पाओगे, आगे आपके पास ना तो टाइम होगा ना आप याद कर पाओगे। तो यस, ये अच्छी तरह से सुन लेना, आज ही याद होनी चाहिए। अगर बाई दी हुए किसी ने आज याद नहीं की है, यू मान लो आज रात के 12 बजे तक का आपके पास टाइम है, उसके बाद तो फिर हाँ, आज रात को 12 बजे से पहले ये टेबल अच्छी तरह से, और कैसे पता चलेगा कि आपको याद हुई या नहीं हुई? वेरी गुड, किसी ने लिखा 2007 में आया है, अच्छी बात। आपको कैसे पता चलेगा कि याद हुई या नहीं हुई है? याद करो, पहले बोलो, फिर रजिस्टर को साइड में रखो, दूसरे कमरे में रख के आओ, और फिर पूरी टेबल बना के चेक करो कि आपको ये याद है या नहीं है। चलिए प्रतीक, थैंक यू, 2007 में ही आया था, शीट में दे रखा है, जो शीट मैंने आपको दी उसमें सब ये दे रखा है। ठीक है, तो फाइनली अब हमारे पास ये टेबल हमें पता है, और इन 14 यूनिट सेल्स को, क्या बोला था मैंने, कितने यूनिट सेल्स हो गए? 14 यूनिट सेल्स। ठीक है, अच्छा ये बताओ, इन यूनिट सेल्स को रिपीट करके क्या बनता है? यूनिट सेल्स को रिपीट करके क्या बनता है? अर्पित, इतना इतना पेन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ समीर, पहले से ये एक चीज आज नहीं बोली मैंने, पहले भी बोली थी, तो दो दो बार ना बोलना पड़े। इन 14 यूनिट सेल्स को रिपीट करने से नहीं, ब्रेवाइस लेटिस नहीं, लेटिस बनता है। और लेटिस के हर एक लेटिस पॉइंट पर जब हम बेसिस रखते हैं, जब हम मोटिफ रखते हैं, तो क्या बन जाता है? यूनिट सेल, यानी सीक्वेंस क्या होगी? यूनिट सेल को रिपीट करने पर क्या बनता है? लेटिस। और लेटिस के हर एक लेटिस पॉइंट पर बेसिस रखने पर क्या बन जाता है? क्रिस्टल। तो इससे आपको एक तो डिफरेंस पता चलना चाहिए। लेटिस के और नाम क्या है? लेटिस को लेटिस भी बोलते हैं, क्रिस्टल लेटिस भी बोलते हैं, स्पेस लेटिस भी बोलते हैं, और इन्हीं 14 यूनिट सेल्स को और क्या बोला जाता है? ब्रेवाइस लेटिस। इनको और भी क्या बोला जाता है? ये नोमेनक्लेचर बड़ा कंफ्यूज करता है, मैं आपको बताऊं। इनफैक्ट मैं आपको फैक्ट बता देता हूं, अगर आप पिछले 6-7 साल पुरानी अगर आप एनसीईआरटी देखोगे ना, तो उसमें ये वर्ड्स ही नहीं थे। तो बहुतों को कंफ्यूजन होता था कि हो रहा है, बहुतों को समझ में ही नहीं आता था कि क्रिस्टल और लेटिस में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद कुछ टाइम के 3 या 4 साल हुए होंगे मेरे हिसाब से, एनसीईआरटी ने ये सारे चेंज के बाद, पुरानी एनसीईआरटी है ना, तो उनमें ये वर्ड्स ही नहीं मिलते हैं, बेसिस वर्ड ही नहीं होता है, तो उन्होंने ये बाद में सब चेंज किया। अब बिल्कुल सही है। तो ये सब 14 यूनिट सेल्स ये हमें याद हो गए। इनको ब्रेवाइस लेटिसेस भी बोला जाता है। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है, किसका एबीसी अल्फा बीटा क्या होता है, ये सब आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब यहां पर एक दो सेंटेंस में वापस रिपीट कर रहा हूं, जो मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि यूनिट्स यानी स्टार्टिंग कहां से होती है। आप सोचिए मेरे पास एक क्रिस्टल था, और क्रिस्टल का मुझे अगर पता करना कि ये किस कैटेगरी को बिलोंग करेगा, इन 14 में से ये किस कैटेगरी को बिलोंग करेगा, तो उसकी अप्रोच क्या है कि सबसे पहले आप एक क्रिस्टल में अपनी बेसिस फिक्स कर लो, रिपीटिंग यूनिट फिक्स कर लो। वो एक एटम हो सकता है, 2 एटम का कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक आयन हो सकता है। यार हमारे यहाँ पर आवाज सही आ रही है यार, तो वो ब्रेक नहीं कर रही है, तो हो सकता है वो किसी के एंड पर कुछ प्रॉब्लम हो, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करें, क्रिस्टल लें, क्रिस्टल में बेसिस डिसाइड करें, 1 एटम की, 2 एटम की, 1 आयन की, 2 आयन की। उसके बाद बेसिस डिसाइड करने के बाद एक कोई पोजीशन फिक्स कर ले जहां पर आपको पॉइंट पुट करना है। एक कोई पोजीशन फिक्स कर ले जहां पर पॉइंट पुट करना है। पॉइंट पुट करने के बाद आप सारी बेसिस को यानी एटम्स को वहां से हटा दो, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स।
कलेक्शन ऑफ पॉइंट मतलब क्या आ गया, लेटिस, उनको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, पैरेललोपाइप्ड बन जाएगा, और पैरेललोपाइप्ड यानी यूनिट सेल बन जाएंगे। वो किस कैटेगरी के हैं यूनिट सेल, उसके अकॉर्डिंग हम, वैसे मैं आपको बताऊं, अब हमारे सिलेबस में मेनली क्यूबिक है और थोड़ा बहुत हेक्सागोनल है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो उसमें या तो क्यूबिक है और कुछ हद तक हेक्सागोनल है, बाकी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ज्यादा डिटेल में तो हम क्यूबिक की ही बात करेंगे। अब यहां से चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। अब मैं इस चैप्टर को और एक स्टेप पीछे से स्टार्ट कर रहा हूं। और एक स्टेप पीछे से क्या मतलब हुआ, अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि एक क्रिस्टल है तो हमें उसकी कैटेगरी डिसाइड करनी कि उसकी कैटेगरी क्या होगी। तो क्रिस्टल में आप बेसिस फाइंड आउट करो और उससे आपको उसकी अल्टीमेटली क्या पता चल जाएगी, कैटेगरी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप पीछे जाके इमेजिन करो आपके पास एटम्स हैं। इमेजिन करो आपके पास अब आपको उन एटम्स से क्रिस्टल बनाना है, यानी आप ही को क्रिस्टल बनाना है, और उसके बाद उस क्रिस्टल का फिर आपको यूनिट सेल भी फाइंड आउट करना है। ये भी काम आपको करना है। अब आप सोच रहे होंगे सर हम क्रिस्टल कैसे बनाएंगे, तो भाई क्रिस्टल बनता कैसे है, एटम्स को आपको रिपीट करना है, उनको अरेंज करना है क्रिस्टलाइन मैनर में, यानी थ्रू आउट अरेंजमेंट एक जैसा होना चाहिए। एक एटम रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से। अब हम पहले क्या बनाएंगे, एक क्रिस्टल बनाएंगे, और फिर हम उस क्रिस्टल का क्या फाइंड आउट करेंगे, यूनिट सेल फाइंड आउट करेंगे। तो अब आप ये सोचो कि आपके पास स्फेरिकल बॉल्स है, पास में करो, आपके पास स्फेरिकल एटम्स हैं, एटम्स को हम स्फेरिकली मानते हैं, और इन स्फेरिकल एटम्स को आपको अरेंज करना है। तो हेडिंग डालिए यहां पर, अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। सबसे पहले बात करते हैं वन इन 1D, वन डायमेंशन में। अब एक ही डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो एक ही डायमेंशन में एटम्स को रखना है, एक ही डायमेंशन मतलब एक ही लाइन में रखना है। तो एक ही ऑप्शन है, अगर आपको एक ही लाइन पर एटम को रखना है तो एक एटम रखा आपने, और दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, इस तरह से आप रखते जाओ। अगर 1D अरेंजमेंट है तो यही एक ऑप्शन है। हाँ ऑब्वियसली वो एक दूसरे को टच करना चाहिए, कि एक ही सॉलिड का पार्ट है तो वो आपस में एक को टच करेंगे। तो ये अरेंजमेंट किस में हो गया, वन डायमेंशन में। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि वन डायमेंशन में एटम्स को अरेंज करो तो यही एक ऑप्शन आपके पास आता है इसी लाइन में। अब ऑब्वियसली के बाद हमें 2D पर जाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया 1D में। देन सेकंड यहां पर आता है 2D, इन 2 डायमेंशन। यहां क्या होगा, चलिए वो देखते हैं। तो अब हमारे पास यूं ऐसी बहुत सारी लाइंस है, उनको हमें 2D में अरेंज करना। अब 2D में अरेंज करने के दो ऑप्शन क्या है, फर्स्ट वन 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग क्योंकि ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमेशा ही टच करेंगे। और दूसरा ऑप्शन आता है 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, अच्छा इस हेक्सागोनल से हेक्सागोनल यूनिट सेल मत समझ जाना, ये 2 डायमेंशनल की बात हो रही है, जबकि हेक्सागोनल यूनिट सेल तो 3 डायमेंशनल है। तो यहां पर अभी ये 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग और 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है ये, चलिए एक बार पहले मैं दिखा देता हूं यहां पर आपको। ये है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और ये है हेक्सागोनल। कैसे बनी वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले एक बार मैं डायग्राम दिखा देता हूं तो उससे क्या होता है, पिक्चर थोड़ी ज्यादा अच्छी तरह से दिखती है। यहां पर देखिए आप भी बना सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको कैसे बना सकते हो वो हम देखते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक एटम था, फिर इसी के नीचे ऐसी एक और लाइन ऑफ एटम्स आप रख, फिर इसी के नीचे एक और रख दीजिए,
क्यों इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा जा रहा है? बिकॉज अगर आप इन एटम्स के सेंटर को ज्वाइन करते हो, यहां पर क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जबकि दूसरा केस क्या आता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसमें हम क्या करते हैं, सेकंड लाइन है, तो सेकंड लाइन है उसको आप जस्ट इसके नीचे नहीं रखते, उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, उसको इस तरह से हमने शिफ्ट कर दिया, फिर थर्ड लाइन को और शिफ्ट कर दिया, इस तरह से। इस तरह से आप शिफ्टिंग करते जाते हो, तो यहां पर अब क्या बन रहा है? हेक्सागन बन रहा है। हाँ, आप में से कोई कह सकता है सर ट्राइंगल भी तो बन रहा है। देखिए, वो आप ट्राइंगल भी बोल सकते हो, लेकिन अभी हम इसे हेक्सागोनल बोल रहे हैं। तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और यहां पर ये क्या बन गया? हेक्सागोनल। अगर आपको टू डायमेंशन में मतलब एक ही प्लेन पर एटम्स को अरेंज करना, और अरेंजमेंट थ्रू आउट एक जैसा होना चाहिए, हमारे पास केवल मात्र दो ऑप्शन, या तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल। ये दो ऑप्शन। वन डायमेंशन में केवल एक ही लाइन थी, टू डायमेंशन में दो तरह से आप कर सकते हो, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल। प्रतीक वही बोल रहा हूं, अभी तो खत्म भी नहीं हुआ 2D वाला, और तो कुछ चल ही नहीं रहा बेटा। तो इस तरह से ये दो अरेंजमेंट है 2D में। हाँ, लेकिन कोई भी जो क्रिस्टल होता है ना, कोई भी जो क्रिस्टल होता है वो तो 3D होता है, वो 2D तो नहीं होता। तो अल्टीमेटली तो हमें 3D पर आना, बट हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। पहले 1D, फिर 2D, 2D के सारे ऑप्शंस, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब हम किस पर आएंगे? पर आएंगे, ठीक है। तो 3D के ऑप्शंस पर पहले मैं आगे बढ़ूंगा स्क्वायर क्लोज। इसको जब हम फर्दर 3D में कन्वर्ट करेंगे, 3D में अरेंज करेंगे, तो इससे दो तरह के यूनिट सेल बनते हैं, एक तो प्रिमिटिव और एक बॉडी सेंटर्ड। प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड कैसे बनेंगे वो अब मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, है ना। कोई लेग आ रहा है क्या बेटा? एक ही तरह के एटम्स तो सभी आइडेंटिकली होंगे ना। कॉपर में सारे एटम्स एक जैसे होंगे, सिल्वर में सारे एटम्स एक जैसे होंगे। तो अभी हम यही सोच रहे हैं कि सारे एटम्स कोई एक पर्टिकुलर मेटल है, कॉपर मान लो, सिल्वर मान लो, गोल्ड मान लो, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। वॉइस थोड़ा ब्रेक कर रहा है कभी कभी। हर्षिल देखो यार, पेज तो मैं भी काउंट नहीं करता, नहीं, पर ठीक है, एक लेक्चर के लिए 3-4 पेज के हिसाब से पर लेक्चर की, एक लेक्चर 4 पेजेस, 8 पेजेस, और तो क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लैग हो रहा है। हाँ, किसी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा, किसी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर स्फेयर तो 3D होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, स्फेयर तो 3D होता है, लेकिन हम उसको एक ही लाइन में रख रहे हैं तो 1D, एक ही प्लेन पर रख रहे हैं तो 2D, और एक प्लेन के ऊपर भी नीचे भी रखेंगे तो वो 3D होगा। समझ में आ गई बात? अगर उन सब के सेंटर एक ही लाइन में है तो 1D, एक ही प्लेन में है तो 2D, और पूरे स्पेस में है तो 3D हो जाए। चलिए, है ना। अब मैं 3D वाले पर आ रहा हूं। ये चाहो तो आप एक बार डायग्राम और देख सकते हो। ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग और ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और ये कौन सा था? 1D वाला केस। ये 1D, ये भी 2D और ये भी 2D, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके आगे हम बढ़ रहे हैं। हेडिंग डालिए यहां पर, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। इनफैक्ट इसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोला जाता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोला जाता है। प्रिमिटिव को कभी कभी सिंपल भी बोल देते हैं। अब आप ये इमेजिन करो कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी लेयर्स है, ऐसी एक नहीं, बहुत सारी लेयर्स है। अब हम इन लेयर्स को एक के ऊपर एक रखेंगे, यानी ऐसे एक लेयर है, इसके ऊपर यूं इमेजिन करो ये हॉरिजेंटली रखी हुई है, इसके ऊपर मैंने एक और लेयर रख दी,
फिर इसके ऊपर मैंने एक और लेयर रख दी, फिर इसके ऊपर मैंने एक और लेयर रख दी। लेयरिंग करते जा रहे हैं हम, एक के ऊपर एक। जब आप इस तरह से लेयरिंग करोगे तो ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बन जाए, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, और ये क्या बन गया? एक सॉलिड बन गया। यस, आप में से किसी को लग रहा होगा सर इसके बीच में तो खाली जगह है। सॉलिड में भी खाली जगह होती, हाँ, वो 100% सारी स्पेस वो भी ऑक्यूपाई नहीं करता। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर फिर तो इसके थ्रू पानी लीक कर जाएगा। अगर आप कहते हो कि सॉलिड में भी एम्प्टी स्पेस होती तो फिर तो लीकेज होना चाहिए। अरे भाई, ये इतनी छोटी है कि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकता, एक एटम पास नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत छोटी स्पेस है। तो इसलिए ये एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, इस तरह से एक के ऊपर एक अरेंज कर दी। ये क्या बन गया? एक सॉलिड बन गया। यस, आप जो नॉर्मली सॉलिड्स यूज करते हो उसमें से किसी सॉलिड का स्ट्रक्चर इस तरह से हो सकता है, उसमें एटम्स का अरेंजमेंट इस तरह से है। ऑब्वियसली आप और हमें दिखते नहीं है, आप और हमें ये सॉलिड्स का अंदर का एटम्स नहीं दिखते हैं, बट उनका अरेंजमेंट तो इसी तरह से होता है। अब हमें इस सॉलिड का, ये जो हमने सॉलिड बनाया है, हमें इसका यूनिट सेल फाइंड आउट करना। इसका यूनिट सेल क्या है, इसकी कैटेगरी क्या है, वो हमें फाइंड आउट करनी। अब इसमें से आप केवल 8 एटम्स को इमेजिन करो। अभी मैं और दिखाऊंगा अच्छी तरह से। इनमें से केवल 8 एटम्स को इमेजिन करो। कौन से 8 एटम्स? 4 नीचे जो कि एक स्क्वायर बना रहे हैं, और 4 उसके ऊपर। इन 8 एटम्स को इमेजिन करो। जैसे यहां पर अगर मैं देखूं तो ये कुछ 8 एटम्स है। जैसे एक यहां पर हो गया, दूसरा ये हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा। इन चारों एटम्स के सेंटर, और पीछे की तरफ इसके जस्ट नीचे 4 और एटम्स के सेंटर। ये एक एटम जो है वो हमारी एक बेसिस है। राइट नाउ, एक बेसिस मतलब एक सिंगल एटम। तो मैंने क्या किया, हर एक एटम के सेंटर पर एक पॉइंट पुट कर दिया, हर एक एटम के सेंटर पर एक एक पॉइंट पुट कर दिया। ठीक है, और पॉइंट्स पुट करने के बाद इमेजिन करो आपने इन सारे एटम्स को हटा दिया। इन सारे एटम्स को हटा दिया तो आपके पास केवल क्या रहेगा? कलेक्शन ऑफ पॉइंट। आपके पास कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स रहेगा, यानी आपको क्या मिल गया? एक लैटिस। और अब मैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट करूंगा। अब मैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट करूंगा तो क्या बनेगा? अगर आप यहां पर इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हो तो ये 8 पॉइंट्स को जब कनेक्ट करोगे तो ये क्या बनाएंगे? क्यूब बनाएंगे। और लेटिस पॉइंट क्यूब के केवल कॉर्नर पर है। लेटिस पॉइंट क्यूब के केवल कॉर्नर पर है, राइट? यानी अगर क्यूब के केवल कॉर्नर पर ही लेटिस पॉइंट है तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? प्रीमिटिव यूनिट सेल। प्रीमिटिव बोला जाता, राइट? तो ये क्या बन गया? एक प्रीमिटिव यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। यानी ये जो सॉलिड है, अगर आपको इसको कैटेगरी में पुट करना है तो इसकी कैटेगरी क्या हो जाएगी? प्रीमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। समझ में आया? जो 8 एटम्स की मैं बात कर रहा था वो कुछ आप ऐसे भी देख सकते। ये 8 एटम्स, सॉरी ये कुछ गलत स्क्रीन, कुछ गायब है। अभी इसी पर रहते हैं, है ना? तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रीमिटिव यूनिट सेल है। आपको कैसे बनाना है? अब नोट्स में क्या बनाना है, तो आप एक क्यूब यहां पर बनाओगे। इस तरह से क्यूब आपको बनाना है, और इस क्यूब के यहां पर भी एक एटम है, यहां पर भी है। इन सभी पोजीशंस पर एटम्स रखे हुए हैं। इन सबको हम क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट्स। इन सबको हम क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट्स। जहां पर हम क्या रखेंगे? एटम्स रखेंगे। और जैसे ही आप एटम्स रखोगे तो क्या बन जाएगा? क्रिस्टल बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रीमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कह सकते हो, जिसके हर एक कॉर्नर पर एक लैटिस पॉइंट है। हम इसी तरह से डायग्राम बना सकते हैं, बट अब आपको इसको दो तरह से इमेजिन करना है। इमेजिन कैसे करना है? एक तो ये सोचना कि यहाँ पर केवल लेटिस पॉइंट्स है, यानी कोई एटम नहीं रखा हुआ है। और दूसरी एक और पिक्चर इमेजिन करनी है कि इन सभी लेटिस पॉइंट्स पर एटम्स रखे। देखो, वो केवल इमेजिन कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप इन सभी लेटिस पॉइंट्स पर एटम्स को रखोगे तो वो फिर कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, राइट? तो वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
तो यहां पर हम केवल इसको इसी तरह से इमेजिन करेंगे। अब यहां पर ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो अब ये जो एटम्स है, लेट से मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूं। ये है 1, ये है 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। पहला क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन से एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये हमें दिखना चाहिए। इमेजिन करो ये सारे एटम्स हैं, ये इन सब पर हमने स्फीयर रखे हुए हैं, तो आपको ये बताना है कि एटम नंबर 2 को, इस वाले एटम को, यहां पर जो एटम्स दिख रहे हैं उनमें से कौन कौन से एटम्स टच कर रहे हैं, इस एटम को, और कौन कौन से एटम्स टच कर रहे होंगे बताइए। 2 वाले को नंबर लिखिए कि 2 वाले को क्या 1 टच कर रहा है या 4 टच कर रहा है, तो लगता कम। वन को और कौन कौन से एटम्स टच कर रहे हैं? वेरी गुड, कमेंट आ रहे हैं। 163 बिल्कुल सही कहा। यस, 2 वाले एटम को एक तो 1 टच करेगा, 3 टच करेगा, 4 टच नहीं करेगा, और कौन करेगा? 6। तो 1 टच कर रहा है, 3 टच कर रहा है, और 6 टच कर रहा है। ये तीनों एटम इस 2 वाले एटम को टच कर रहे होंगे, ये हमें दिखना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, चलो अगर मैं बात करूं 5th वाले एटम को, और कौन कौन से एटम्स टच कर रहे होंगे 5th वाले एटम को? यस। हम्म, चलिए। चिराग, इसमें से 8 एटम्स, ये नंबरिंग की हुई है, 4 नीचे 4 ऊपर 4 नीचे, जो स्क्वायर बना रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। 1, 4 और 8, इस 5th वाले एटम को 1 टच करेगा, 1 टच करेगा, 6 टच करेगा, और 8 टच करेगा। 4 नहीं करेगा बेटा। 1 टच करेगा, ये टच करेगा, ये तीनों इसको टच करेंगे। मतलब इसको ऐसे समझ लो, इस क्यूब में, और ध्यान रखना और भी एटम्स टच कर सकते हैं, जो राइट नाउ दिख रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूं। यहां पर कौन कौन से एटम्स टच करेंगे, तो यहां पर 6 करेगा, 1 करेगा, 8। मतलब पॉइंट नंबर 1, एक एटम को, यानी एक कॉर्नर वाले एटम को उसके एडजेसेंट कॉर्नर वाले एटम्स टच कर, यानी इसको, ये कॉर्नर एडजेसेंट है वो टच कर रहा है, ये भी एडजेसेंट है वो टच कर रहा है, ये भी एडजेसेंट है वो टच कर रहा है। तो पॉइंट नंबर 1, एटम्स एट द एडजेसेंट कॉर्नर, एडजेसेंट कॉर्नर टच ई, वो आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है। अब यहां पर, यानी एक कॉर्नर वाले एटम से एक दूसरे को टच करें, तो कोई भी जो क्यूब होता है ना, उसकी एज लेंथ को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी एज लेंथ को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एटम यहां पर है, एक एटम यहां पर है, और ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो एज लेंथ जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? 2r। कैसे? ये दोनों कॉर्नर वाले एटम्स हैं, और ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? 2r, क्योंकि r और r 2r हो जाएगी, और ये 2r किसके बराबर हो जाएगी? a के बराबर। यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में a इक्वल्स टू कितना हो गया? 2r। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में रेडियस इतनी तो एज लेंथ बताओ, या एज लेंथ इतनी है तो रेडियस बताओ। बिल्कुल सही कहा अभिनव ने, a इक्वल्स टू 2r। ओके, ठीक है। वॉट अबाउट टच नहीं कर रहे हैं किसी ने, सर डायगोनली अपोजिट नहीं टच कर रहे हैं, बात खत्म हो गई। अब जैसे क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया पाकिस्तान की एक दूसरे के एडजेसेंट है? क्या इंडिया यूएसए एडजेसेंट है? नहीं है। अब कोई पूछे कि सर क्यों नहीं है, क्या एक्सप्लेनेशन?
यूएसए इंडिया के एडजेसेंट है या नहीं है? नहीं है ना, वो दूर है तो एडजेसेंट नहीं है, तो एडजेसेंट है वो है, दैट्स इट। क्या लगता है आपको ये फिफ्थ और सेवंथ एक दूसरे को टच करेंगे? नहीं करेंगे ना। एक ही स्क्वायर के चारों एटम्स, ये मान लो कोई एटम, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 1 को 2 टच कर रहा है, 1 को 4 टच कर रहा है, क्या 1 को 3 टच कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है। 1 को 3 टच नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, इतना ही सिंपल है। 1 को और कौन टच करेगा? जो आप इसके ऊपर रखोगे वो टच करेगा, ठीक है। और यहां पर ही यही मैंने आपको बताया, ये दो एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये एज लेंथ हो गई ए, और ए इक्वल्स टू कितना हो गया? 2r। चलिए ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट, एज लेंथ इक्वल्स टू 2r। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट पर अब मैं आ रहा हूं यहां पर कि एक क्यूब जब हम यहां रखते हैं, एक क्यूब जब रखते हैं तो उसमें पर यूनिट सेल कितने एटम्स होंगे? अब बहुतों को लगता है सर 8 एटम्स रख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर 8 एटम्स है। नहीं, इसको ऐसे काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि आप जो एटम रख रहे हो वो इस क्यूब के कॉर्नर पर रख रहे हो। जब आप कॉर्नर पर किसी एटम को रखते हो तो उसका पूरा पार्ट उस क्यूब के अंदर नहीं आता है, उसका कुछ पोर्शन तो इस क्यूब के अंदर होगा, लेकिन बाकी का पोर्शन उस क्यूब के अंदर नहीं होगा। तो हमें यह देखना है कि उस क्यूब, उस एटम का कितना पार्ट, क्योंकि यहां पर जो आप एटम रख रहे हो वो केवल इसी क्यूब में नहीं है। इसको अब मैं समझाता हूं। एक कॉर्नर पर जब आप एक एटम को रखते हो तो उसका कितना पार्ट उस क्यूब के अंदर आता है? वेट, अच्छा, डायग्राम में सब लिखा हुआ बेटा, आर क्या होता है, रेडियस होती है ना। ऐसे डाउट मत पूछो यार। ये यहां पर जब मैं ये लिखूंगा, ये 2r है, तो यहां पर r क्या होगा बताओ? जब ये 2r लिखा हुआ है तो ये r क्या है? क्या हो सकता है सोचो आप। a इक्वल्स टू 2r, डायग्राम बना हुआ है, ये इसकी डिस्टेंस r, इसकी डिस्टेंस r, तो a इक्वल्स टू r। इतना ही सिंपल है बेटा, जितना 2 + 2 होता है उतना ही सिंपल ये भी। हम्म ना, अब आप देखिए कि एक एटम जो है इसके कॉर्नर पर रखा हुआ है, यहां पर अब एक क्यूब नहीं है, क्योंकि कोई भी क्रिस्टल जो होता है ना उसमें एक यूनिट सेल नहीं होता है, उसमें बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं। एक यूनिट सेल है, उसके इधर भी यूनिट सेल होगा, राइट में भी होगा, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, आगे भी होंगे, पीछे भी होंगे, तो वो चारों तरफ से बहुत सारे यूनिट सेल से घिरा हुआ होगा। तो अगर इस कॉर्नर पर एक एटम रखा हुआ है तो आपको यह बताना है कि इस एटम का कितना पार्ट इस वाले क्यूब, कितना पार्ट इस पर्टिकुलर क्यूब में होगा। अब वो क्या होता है ना कि ऐसे नहीं इमेजिन होगा, देखो सर इधर से कट गया, इधर से कट गया तो इतना रह जाएगा, ये इमेजिन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसका दूसरा तरीका बताता हूं। उसका दूसरा तरीका क्या है, ये देखो कि ये जो कॉर्नर है, क्या केवल वो इसी क्यूब का कॉर्नर, इसी क्यूब का तो नहीं है। ये वाला कॉर्नर इस वाले क्यूब का भी कॉर्नर है, इस वाले क्यूब का भी कॉर्नर है, इस वाले क्यूब का भी कॉर्नर है, यानी नीचे 4 क्यूब जो दिख रहे हैं, ये कॉर्नर एटम उन सभी का कॉमन कॉर्नर है। ये कॉर्नर उन सभी का कॉमन कॉर्नर है। और ये 4 क्यूब तो नीचे दिख रहे हैं, और कितने क्यूब? 4 ऊपर भी तो है, दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? राइट नाउ यहां पर ये 8 क्यूब जो दिख रहे हैं, ये कॉर्नर उन सबका कॉमन, यानी इस कॉर्नर पर जो भी एटम रखा जाएगा, इस कॉर्नर पर जो भी एटम रखा जाएगा वो इन 8 क्यूब्स में इक्वली शेयर होगा, इन 8 क्यूब्स में इक्वली शेयर होगा। तो इसीलिए इस एटम का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा? 1/8। यानी किसी एक क्यूब में इसका कितना पार्ट आएगा? 1/8 आएगा। तो कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन हमेशा कितना रहेगा? 1/8। कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना आ जाता है? 1/8। समझ में आई मेरी बात? इसको थोड़ा रूम से भी इमेजिन करो।
ये डायग्राम तो आप देख ही रहे हो, बट मैं चाहता हूं कि हर एक चीज आप अपने रूम से इमेजिन करो, क्योंकि क्या होता है डायग्राम तो सामने दिख रहा होता है, रूम को आप इमेजिन करते हो तो ज्यादा अच्छा तरीका रूम से हर एक चीज को। रूम से कैसे करो, ऐसे सोचो आप किसी होटल के रूम में हो, देखा ना होटल में बहुत सारे एक ही लाइन से रूम्स होते हैं, फिर लॉबी होती है, फिर दूसरी तरफ भी अपोजिट होती है, वैसे ही रूम्स होते हैं, राइट। इमेजिन करो बीच की गायब हो गई, एक होटल में बीच की लॉबी गायब हो गई, या आईआईटी के किसी हॉस्टल को इमेजिन करो जहां पर आमने सामने रूम्स हैं, हॉस्टल के रूम्स हैं, बीच की लॉबी को गायब कर दो। यानी अब आप ऐसे सोचो, आपका रूम, आपके बगल में एक रूम है, दो दो रूम सामने हैं, कितने हो गए, 4 रूम्स, और ऐसे ही चार, ये 8 रूम, 4 रूम नीचे, 4 रूम्स ऊपर। अब मैं एक चीज और बोल रहा हूं आपको, रूम्स बोलता हूं तो भी क्यूब है, और क्यूब यानी रूम्स, रूम्स मतलब क्यूब, तो ये लैंग्वेज में यूज होगा, क्यूब बोला जाए या रूम बोला जाए, ये मान के चलो कि हमारे जितने सब क्यूब वाले ही। तो 4 रूम नीचे, 4 रूम। क्या आपको इन 8 रूम्स का कोई कॉमन कॉर्नर दिख रहा है? क्या आपको इन 8 रूम्स का कोई कॉमन कॉर्नर दिख रहा है? हर्ष बेटा फिर से सोचना, जब 8 क्यूब है तो 1/8 ही होंगे, नहीं? 8 रूम है तो फिर 1/4 क्यों होगा? सामने सामने 8 क्यूब दिख रहे हैं, 1/8 तो होगा। सर वॉइस कट रही है ऐसा? चलिए देखते हैं, सही आ रही है बेटा, तो प्रॉब्लम हो। अच्छा, अब सोचा आपने 8 रूम इमेजिन किए, 8 रूम दिखे आपको, उनका एक कॉमन कॉर्नर होगा। माइक तो पास में ही कट जाता है। किसी ने कहा कि नहीं सर वॉइस क्लियर आ रही है, क्या नहीं? तरह के बहुत पास में है, का इशू नहीं, कटने वाला चीज माइक को पास या दूर ले। अच्छा, चलो, तो अब अच्छा एक और चीज देखते हैं, यहां पर ये कॉर्नर वाले एटम, कोई भी एटम जो कॉर्नर पर रखा जाएगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8 होगा। दूसरा पॉइंट इसी पे मैं आगे अभी और एक्सप्लेन करते हैं, अगर कोई एटम किसी फेस के सेंटर पर रखा हुआ है, एटम्स एट द फेस सेंटर, एट द फेस सेंटर, उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा? किसी एक क्यूब में उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा? मान लो अगर कोई एटम इस फेस के सेंटर पर रखा हुआ है तो इन बिटवीन कट रही है, तो भैया देखो, तो फेस के सेंटर वाला, एक फेस जो होती है, जैसे आपके रूम की छत, आपके रूम की छत और किस रूम का फेस होगी? तो ये जो छत है, आपके रूम छत है, वो ऊपर वाले रूम का फ्लोर हो गया। तो एक जो छत है, जो सीलिंग है, वो 2 रूम में शेयर हो रही है, नीचे ऊपर। इवन आपके राइट हैंड साइड की जो वॉल है वो भी 2 रूम में शेयर होगी। कोई भी जो वॉल है 2 रूम शेयर होगी, 2 क्यूब शेयर होगी। जैसे ये वाली बात करूं, ये वाली जो फेस है वो 2 क्यूब में शेयर हो रही है, इधर में और इधर में, इधर भी शेयर हो रही है, इधर भी शेयर हो रही है। कह सकते हैं या नहीं कह सकते? कह सकते हो। तो हर एक फेस जो होती है वो 2 क्यूब में शेयर होती है, तो आधा एटम इधर आएगा, आधा एटम उधर आएगा। तो हर एक फेस के सेंटर पर जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है? हाफ, 1/2, हाफ कंट्रीब्यूशन उसका होगा। कहां पर? जो एटम कहां पर होगा? फेस के सेंटर पर। अच्छा एक और चीज बताओ, जो एजेस के सेंटर पर है उसका क्या होगा?
जो एजेस के सेंटर पर है, एट द एज सेंटर, एटम एट द एज सेंटर, इसका कितना कंट्रीब्यूशन? एज के सेंटर वाले का ढंग से सोच के बताना। डायग्राम में और कुछ भी ले सकते हो आप। 1/4, क्योंकि ये जो एज है वो इस क्यूब में भी है, इस क्यूब में भी है, इसके ऊपर वाले क्यूब में भी होगा और इसके ऊपर वाले क्यूब में। जैसे इसको मैं ऐसे बताऊं, ये वाला एज जो है वो 4 क्यूब का कॉमन एज है, इधर वाला, इसके ऊपर वाला, ये वाला जो एज है, ये वाला, ये इस वाले क्यूब में भी है, इसमें भी है, इसके ऊपर वाले क्यूब में भी है और इसमें भी है। तो कोई भी जो एज है वो 4 क्यूब में शेयर होता है। तो उस पर अगर कोई एटम रखोगे तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1/4। तो आगे के लिए भी हमने डिस्कशन कर लिया। अब मैं वापस से सिंपल क्यूब पर आ रहा हूं, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल पर आ रहा हूं। तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की हमने बात की थी, 2 पॉइंट लिख लिए। थर्ड पॉइंट पे आ रहा हूं मैं, उसके थर्ड पॉइंट पर आ रहा हूं मैं। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे? तो यहां पर आप देखिए कि हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। कॉर्नर वाले की बात कर रहे हैं वापस। हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। लेकिन ऐसे कितने एटम्स रखे हुए हैं आपने? हर एक कॉर्नर पर एक एक एटम रखा हुआ है, हर एक कॉर्नर पर एक एक एटम रखा हुआ है। तो 1/8 इंटू 8, यानी इफेक्टिवली एक क्यूब में आपने एक एटम ही रखा है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1। आंसर आपका हो जाएगा 1। नेक्स्ट पॉइंट पर अब मैं आ रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ये क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है कि एक एटम को और कितने एटम्स टच कर रहे हैं। अभिनव ने पहले आंसर बता दिया, वेरी गुड अभिनव। कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ एटम्स in direct contact with a given atom. Number of atoms in direct contact with a given atom. एक एटम को और कितने एटम्स टच कर रहे हैं वो उसका क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप सोच के बताओ, सिंपल क्यूबिक में अगर हम देखें तो यहां पर किसी एक एटम को और कितने एटम्स टच कर रहे होंगे? यहां से मुश्किल है देखना, बट पहले मैं पिक्चर बता रहा हूं कि इस तरह से एटम्स रखे हुए हैं। ये एक लेयर है, इसके नीचे भी एक लेयर है। तो अगर आप देखोगे, इस पर्टिकुलर एटम की मैं बात करता हूं, एक एटम तो यहां टच कर रहा है, दूसरा यहां, ये तीसरा, ये चौथा, 4 तो इसी के प्लेन में टच कर रहे हैं, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे। एक ही क्यूब में नहीं देखना है, एक ही क्यूब में नहीं देखना है, अब उसके लेफ्ट साइड में भी देखना है, राइट साइड में भी देखना है। तो बहुत सारे क्यूब्स को इमेजिन करना है। तो 1 2 3 4, एक उसके ऊपर भी होगा, एक उसके नीचे भी होगा, यानी एक ही प्लेन में 4, एक ऊपर एक नीचे। तो ये टोटल कितने हो गए? 6। यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। इसको मैं यहां से भी दिखा सकता हूं आपको, यहां से। अब मैं बाकी की ये बात हटा देता हूं। अब आप सोचिए, इस कॉर्नर वाले एटम को और कौन कौन से एटम्स टच कर रहे होंगे? ये कॉर्नर वाला एटम भी टच कर रहा होगा, ये कॉर्नर वाला एटम भी टच कर रहा होगा, ये वाला एटम भी टच कर रहा है, ये वाला एटम भी टच कर रहा है। ये 4 एटम तो इसी के प्लेन में टच कर रहे हैं। एक एटम यहां टच कर रहा है और एक एटम यहां पर भी कर रहा है। ये सभी एटम्स इसको यहां टच कर रहे हैं। 1 2 3 4, ये तो एक ही प्लेन में है, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे।
फिर ऐसा कुछ कनेक्शन डेवलप करने की जरूरत मत मत करो कि जितने सरफेस है उतने एटम्स, इस तरह से नहीं करना है। ऐसा कुछ हम कोरिलेशन नहीं बनाए। अभी राइट नाउ जो दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया, 6। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एक सेकंड यहां पर, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहां पर आंसर कितना हो जाएगा, 6। देन नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब जितनी स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, जितनी स्पेस हमारे पास अवेलेबल है उसमें से हम कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, क्योंकि हम 100% स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं। बीच बीच में आपको पता है एटम्स रखेंगे तो स्फीयर है, उनके बीच में कुछ खाली जगह भी छूटेगी, तो हमें ये बताना है कि एक्चुअल में हम कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो अब आप सोचिए, यहां पर हमारे पास एक पूरा क्यूब था, यानी इतनी स्पेस हमारे पास अवेलेबल थी। कितनी स्पेस है, अगर क्यूब की एज लेंथ ए है तो स्पेस कितनी अवेलेबल हो जाएगी, स्पेस ऑफ यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। बट क्या आप ये सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। उसमें से हम केवल कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इफेक्टिवली तो एक ही एटम रखा है, और एक ही एटम का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ एन एटम, एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर कितनी स्पेस हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो फाइंड आउट करना है, यानी पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। पैकिंग एफिशिएंसी, तो एक एटम आपने इफेक्टिवली इतना ही रखा है, इतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई की है, जिसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, अपॉन ए क्यूब इंटू 100। और हमें ए और आर में रिलेशन पता है, ए इक्वल्स टू कितना होता है, 2r। तो यहां पर अगर आप ए को आर की टर्म्स में पुट कर दो तो आर की टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 52.4%। यस, ऑब्वियसली कम है ये, 52.4%, मतलब हार्डली 50% स्पेस ही आप ऑक्यूपाई, बाकी 50% तो खाली है, जिसे आप वैक्यूम बोल सकते हो। वहां कुछ भी नहीं है, वहां एयर भी नहीं है। ये मत करना सर वहां एयर होगी, अरे भाई इतनी कम है कि वहां ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी नहीं जा सकता, इतनी छोटी जगह है। यानी एक तरह से आपसे चाहो तो वैक्यूम बोल सकते हो, बट वैक्यूम वर्ड का कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो आप कहीं पे भी कह सकते हो कि ऑक्सीजन, एयर में भी ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, क्या उसके बीच में वो वॉल्यूम वैक्यूम है, क्या नहीं है। तो बस ये एम्प्टी स्पेस, यानी इतने परसेंट स्पेस ऑक्यूपाइड है, 52.4%। ये जनरली कम है। जितना जितना पैकिंग एफिशिएंसी सॉलिड, उतना ही ज़्यादा सॉलिड होगा और उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी, सॉलिड की स्टेबिलिटी जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो पैकिंग एफिशिएंसी जो यहाँ पर आ रही है 52.4%, राइट। कोई कह रहा है सर 14 आइटम भी रख सकते, कहाँ रखोगे, मतलब एक कमरे के अंदर मैं कहता हूँ कि इतनी जगह है कि 10 लोग घुस सकते हैं, तो क्या 25 घुसा दोगे, 50 घुसा दोगे, जगह होगी उतना ही घुसाओगे ना। तो क्यूब की भी लिमिट फिक्स, उसमें आप अपनी इच्छा से थोड़ी कि बहुत सारे मिक्स कर सकते, बहुत सारे आइटम्स घुसा सकते हो, ऐसा नहीं। हाँ ये बात की बातें, पुष्पक वर्शिल, ये वॉइड क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बात की है, बट ये डेटा आपको याद रखना है। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, 52.4%, ये आपको याद होनी चाहिए। अब थोड़ा सा एक डायग्राम ऐसे ही दिखा देता हूँ जिसे थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा आपको। यानी अभी ये सिंपल क्यूबिक नहीं है, ध्यान रखना, ये आगे बीसीसी है, बट ये एटम्स कैसे दिखते हैं, यानी ये उसका इतना ही पार्ट क्यूब के अंदर है। फिर से बोल रहा हूँ, ये सिंपल क्यूबिक नहीं है, बट समझाने के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। जैसे ये इसका केवल इतना ही पोर्शन इस क्यूब के अंदर है, ये पूरा नहीं है, ये केवल कितना पोर्शन है, 1/8 पोर्शन ही, राइट। अभी ये बीसीसी वाला है, सेकंड वाला है, इस पर अभी हम आएंगे, बट उससे पहले नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आ जाता हूं। अब यहीं पर और क्वेश्चंस भी बनते हैं। और क्वेश्चंस क्या बनते हैं, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट एटम फ्रॉम ए गिवन एटम
एंड नंबर ऑफ सच एटम्स, नंबर ऑफ सच एटम्स, यानी आपको क्या बताना है, एक एटम से नियरेस्ट एटम की डिस्टेंस कितनी होती है, नियरेस्ट एटम की डिस्टेंस, नियरेस्ट कौन होगा जो उसको टच कर रहा है, एक एटम के नियरेस्ट एटम कौन है जो उसको टच कर रहा है। तो अब किसी को डाउट आता सर फिर तो जीरो हो गई डिस्टेंस, क्यों, तो उसको टच कर रहा है। तो ध्यान रखना डिस्टेंस हमेशा कहां से कहां जाती है, कॉर्नर, सेंटर टू सेंटर। एक एटम से दूसरा एटम कितना दूर है, तो उसके सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर से डिस्टेंस मेजर की जाए। तो इसीलिए अगर वो टच कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि डिस्टेंस उसकी जीरो हो गई। तो यहां पर अब आपको ये बताना है कि एक एटम से नियरेस्ट एटम की डिस्टेंस कितनी है, और ऐसे कितने एटम्स वहां पर है, ऐसे कितने एटम्स वहां पर है। तो जैसे अभी हमने देखा था बहुत सारे क्यूब हैं, चलिए इसके लिए हम देखते हैं कि इसके नियरेस्ट एटम कौन सा है। इसके नियरेस्ट ये वाला एटम भी है, वही ए डिस्टेंस पर, या 2r बोल दो या ए बोल दो, नियरेस्ट हमेशा 2r वाला ही होगा। लेकिन ए की टर्म्स में बात करें तो ए, ये वाला एटम भी, यानी इससे ज्यादा क्लोज तो कुछ और हो ही नहीं सकता। तो नियरेस्ट डिस्टेंस तो कितनी हो गई, 2r या ए, ठीक है वो तो लिख देते हैं। नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी हो गई, ए। ऐसे कितने एटम्स होंगे जो कि इस एटम से ए डिस्टेंस पर होंगे, ऐसे कितने एटम्स होंगे जो इस एटम से ए डिस्टेंस पर है। ये भी है, ये भी है, ये वाला एटम भी है, ये वाला एटम भी है, ये भी है, और ये, टोटल कितने जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है। यस, नियरेस्ट एटम हमेशा ही कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर ही। तो यहां पर आंसर आ जाएगा। अब यहीं पर क्वेश्चन क्या बनता है, डिस्टेंस ऑफ सेकंड नियरेस्ट, सेकंड नियरेस्ट एटम, और आगे वो का वही, सब कुछ वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। अब आपको नियरेस्ट नहीं, सेकंड नियरेस्ट की बात करनी, सेकंड नियरेस्ट की बात करनी है। तन्मय, शायद तन्मय थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, थोड़ी स्पीड भी बढ़ाओ, नहीं तो क्लास के बाद भी लिख सकते हो, है ना, ठीक है। बहुत धीरे धीरे लिखता हूं, जब मैं लिख रहा हूं तभी लिखने की कोशिश करो। तो सेकंड नियरेस्ट की बात कर रहे हैं, सेकंड नियरेस्ट कौन सा होगा, चलो अब आपको बताना। इमेजिन करो इन सभी कॉर्नर पर एटम्स हैं, इन सभी कॉर्नर पर एटम्स है, तो सेकंड नियरेस्ट एटम किस डिस्टेंस, डायगोनल वाले, बिल्कुल सही कहा। कौन से वाले, डायगोनल वाले, क्योंकि ये तो सब नियरेस्ट हो गए। तो ये वाला जो एटम है, या ये वाला जो एटम है, ये एक और एटम है, ये एक और एटम है, ये चारों इक्वल डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, यस, √2, राइट। तो सेकंड नियरेस्ट की अगर हम बात करें, तो सेकंड नियरेस्ट की बात की जाए, आंसर एक तो डिस्टेंस तो क्या हो गई, √2a, फेस डायगोनल वाला। कौन सा, फेस डायगोनल वाला। होंगे कितने, अब कितने होंगे ये हमें काउंट करना। चार तो मुझे यहीं दिख रहे हैं, बट क्या केवल चार ही होंगे, क्या चार ही होंगे, नहीं, ये तो एक ही प्लेन में दिख रहे हैं, और भी तो बहुत सारे होंगे, 8 होंगे। सोचो, इमेजिन करने की कोशिश करो, 8 होंगे हम, 8, 4, चलिए मैं और देखता हूं, ये मुझे कुछ और ये भी फेस डायगोनल ही है ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, क्या ये भी एक जैसे डिस्टेंस पर है, ये भी क्या डिस्टेंस है, √2a, हाँ या ना। 8 तो दिख गए। अब किसी ने लिखा 12, फिर कोई लिख रहा है 16, फिर कोई लिख देगा 20, फिर 24, सही है बेटा। 4 की टेबल नहीं पूछी मैंने, 4 की टेबल नहीं पूछी है, बट और भी दिख रहे हैं हमें। और कौन से दिख रहे हैं,
इमेजिन थोड़ा सा ये चैप्टर अलग है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होगी, ये इमेजिनेशन वाला चैप्टर है। तो यहाँ पर और भी एटम्स हैं, और एटम्स की अगर मैं बात करूँ, कौन सा कलर लिया जाए, चलो ब्लू फेवरेट है, ब्लू लेते हैं। तो यहाँ पर ये 4 एटम्स, इससे √2a डिस्टेंस, ये भी √2a डिस्टेंस पर ही है, यानी टोटल कितने हो, 16 नहीं होंगे, 24 भी नहीं होंगे, टोटल 12 एटम्स होंगे। इसको याद कैसे करना उसका तरीका मैं बता रहा हूं। आंसर इज 12, पहले तो आंसर लिख लो, आंसर इज 12। अब कैसे, देखो इस तरह से डायग्राम तो हमेशा नहीं बना सकते हो आप, डायग्राम बनाना तो बड़ा मुश्किल है, तो इसका तरीका मैं आपको बताता हूं। एक साथ 8 क्यूब को इमेजिन मत करो, पहले केवल एक क्यूब को इमेजिन करो, एक क्यूब को। थोड़ा ये तरीका इनिशियली टफ लगेगा आपको, इनिशियली ये तरीका टफ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छा तरीका, क्योंकि एक साथ 8 क्यूब इमेजिन करना, इधर देखना, इधर, ये तो मेरे पास डायग्राम बना हुआ था तो आपने देख लिया, हमने बना लिया, लेकिन हर बार डायग्राम नहीं बना सकते ना, इमेजिन करना होगा ना। तो उसका एक तरीका अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे सोच, अब सुन लो अच्छी तरह से। अब इमेजिनेशन पूरा चाहिए होगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश करो, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार उसी तरीके को फॉलो करना है। टाइम लगेगा बट यही तरीका, अब जो तरीका मैं बता रहा हूं वो ज्यादा अच्छा तरीका है। ये सोचो, सुन लो मेरी बात, पहले जिस रूम में आप बैठे हुए हो उसको इमेजिन करो। अब कोई डायग्राम नहीं बना रहे हैं, हो गया डायग्राम बनाने वाला गेम खत्म हो गया, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता कि आप ये डायग्राम बनाओगे फिर देखोगे। एग्जाम में आंखें बंद होकर आपको एक पिक्चर आपकी बननी, तो उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे सोचना है। ठीक है, अब आप जिस रूम में बैठे हुए हो ना, सोचो आपके सामने एक दीवार है, राइट, आप एकदम सेंटर पे बैठे हो रूम के, आपके फ्रंट में एक वॉल है, तो आपके पीछे भी एक वॉल है, फ्रंट वॉल, बैक वॉल, लेफ्ट वॉल, राइट वॉल, सीलिंग, फ्लोर, 6 वॉल्स हैं, 6 फ्लोर्स हैं, 6 फेसेस हैं, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। रट सकते हो तो बेटा रट लो कृष्णा, लेकिन कितना रटोगे, ऐसे रट के जेई नहीं होते बेटा, रटने से जिंदगी में काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आगे चल के पता है तुम्हें, जेई में नई नई चीजें करनी पड़ती, तुम इंजीनियर बनने जा रहे हो, तुम्हें कुछ अलग से करना होता, तभी तो इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर क्या करोगे, ये आदत डालो। जेई का पेपर में भी ये होता है कि बहुत सारी चीजें वहां ऑन द स्पॉट सोच, तो हजारों चीजें रट नहीं पाओगे, समझोगे, फिर याद रखना भी ना। तो समझ में आ गई वॉल्स कितनी हो गई। अब इसमें क्यूब भी है, जैसे आप अपने राइट हैंड साइड में, फ्रंट में, ऊपर वाले कॉर्नर को देख पा रहे हो, राइट हैंड साइड में, फ्रंट में, ऊपर वाले कॉर्नर को, ठीक है। मैं इसको ऐसे बता रहा हूं, आपको ऐसे सोचना कि आप इस रूम में बैठे हुए हो, ये मैं अब हटा रहा हूं यहां से सारी चीजें, ताकि आप अच्छी तरह से इसको इमेजिन कर पाओ। आप कौन से रूम में बैठे हुए हो, इस वाले रूम में, नीचे सेंटर पर। तो ये आपका राइट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड आपके फ्रंट और टॉप, है ना। तो इस कॉर्नर की अगर हम बात करें, तो इस कॉर्नर के लिए इसको कौन कौन सी फेसेस बना रही है, तो इस कॉर्नर को एक तो टॉप फेस बना रही है, एक फ्रंट वाली और एक राइट वाली, 3 फेसेस इसको बना रही है। टॉप वाली, एक कॉर्नर बनाने में कितनी फेसेस लगती है, एक कॉर्नर बनाने में कितनी फेसेस यूज होती है, 3 फेसेस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो कॉर्नर बनता है। दिव्यांशु, एक चीज बताऊं, अच्छी रैंक लाने के लिए सबसे बढ़िया जरूरी क्या, जब कोई टीचर पढ़ा रहा हो तो बीच करके कम नहीं करो, ये सबसे पहली स्टेप है अच्छी रैंक लाने के लिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, कोई अच्छी चीज पढ़ा रहा है और बीच में अगर कोई कुछ तो कभी, कि आपका फोकस ही नहीं है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक तो।
बाकी पहला लेक्चर देखो, अच्छी रैंक लाने के लिए क्या करना होता है वो सब बताया हुआ है। चलिए, तो एक कॉर्नर को क्रिएट करने के लिए कितनी फेसेस एक दूसरे को कट करती? फेसेस, फ्रंट, राइट और कोई सी भी एक 3 फेसेस कट करती है। 90 डिग्री पर एक कॉर्नर बनता है। ये 3 फेसेस जो है ना वो इस कॉर्नर के लिए एक जैसी, ये तीनों फेसेस जो है वो इस कॉर्नर के लिए एक जैसी है। एक जैसी इसका मतलब क्या हुआ? किसी एक फेस पर जैसा अरेंजमेंट होगा बाकी दोनों फेसेस पर भी वैसे ही अरेंजमेंट होगा, बाकी दोनों फेसेस पर भी वैसा ही अरेंजमेंट होगा। यानी मतलब क्या हुआ? यहां से ये डिस्टेंस, ये एक एटम है इस वाली फेस पर जो कि इससे √2a पर है, तो कह दो बाकी दोनों पर भी होगा, बाकी दोनों फेसेस पर भी एक एक एटम होगा, क्योंकि ये दोनों फेसेस उसके लिए, ये तीनों फेसेस उसके लिए एक जैसी। हाँ जी जरूर, अगर कोशिश कोई, बट पहले मैं ये भी कहूंगा कि हर एक कमेंट को बहुत बहुत बार ना लिखे, ये भी ध्यान रखना आप। चलिए, तो अब यहां पर एक क्यूब में कितनी फेसेस होती है? 6। ये 3 फेसेस, इस जिस कॉर्नर की मैं बात कर रहा हूं उसके लिए कौन सी 3 फेसेस एक जैसी होगी? टॉप, फ्रंट और राइट। जो बाकी की 3 फेसेज है वो भी इसके लिए एक जैसी होती है। कौन सी? बॉटम, बैक और लेफ्ट। यानी इन तीनों पर भी कुछ भी होगा, किसी एक पर होगा तो बाकी 2 पर भी जरूर होगा। बॉटम पर कुछ अरेंजमेंट है तो लेफ्ट वाले पर भी होगा, बॉटम पर कुछ अरेंजमेंट है तो बैक वाले पर भी होगा। तो एक क्यूब में 6 फेसेज होती है। इस कॉर्नर के लिए, इस कॉर्नर के लिए 3 फेसेज एक जैसी है, बाकी की 3 फेसेज एक जैसी है। तो यहां पर अगर ये एक एटम है जो कि √2a पर है तो बाकी दोनों फेसेस पर भी जरूर होगा। अगर आप देखना चाहते हो तो वो मैं बता देता हूं, ये वाला एटम भी और ये वाला बेट, ये तीनों इसके लिए एक जैसे हैं, तीनों की डिस्टेंस उतनी है √2a। यानी एक क्यूब में कितने एटम्स हो गए? 3 एटम्स हो गए। एक क्यूब में कितने एटम्स है जो इससे √2a पर है? 3 एटम्स हो गए। सोचो कौन कौन से, जो कॉर्नर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, टॉप वाली फेस का फेस डायगोनल, फ्रंट वाली फेस का फेस डायगोनल और राइट वाली फेस का फेस डायगोनल। टॉप, फ्रंट और राइट, ये तीनों फेसेस के फेस डायगोनल उससे √2a डिस्टेंस पर है। इन देखने की कोशिश करो, रूम में देखने की कोशिश करो। टॉप, अब जब मैं बोल रहा हूं टॉप फेस का फेस डायगोनल, तो आपके पीछे की तरफ देखो, लेफ्ट साइड में ऊपर वाला कॉर्नर, पीछे की तरफ लेफ्ट साइड में ऊपर वाला कॉर्नर। फ्रंट में फेस डायगोनल, फ्रंट वाली फेस में नीचे की तरफ लेफ्ट वाला, राइट। तो ये भी फेस डायगोनल हो गया, है ना। और एक राइट साइड में पीछे की तरफ नीचे वाले कॉर्नर का एटम। ये तीनों एटम जो है ये आप कह सकते हो ये सीलिंग वाला हो गया, ये फ्रंट में फेस डायगोनल हो गया, और ये पीछे वाली, सॉरी ये राइट हैंड साइड वाली फेस का फेस डायगोनल हो गया। बिल्कुल सही बना बेटा, कोई गड़बड़ नहीं बना, बिल्कुल सही बना है डायग्राम। वो 3D में देखने पे ऊपर नीचे लगता है, ऐसा हो सकता है, बट एक क्यूब में कितने हो गए? 3। अब आप कहोगे कि सर ये कॉर्नर तो 8 क्यूब का कॉर्नर है, एक ये जो कॉर्नर है वो 8 क्यूब का कॉर्नर है, तो हर एक एटम में ऐसा ही होगा, हर एक क्यूब में ऐसा ही होगा कि हर एक क्यूब में ऐसे 3 एटम होंगे जो इससे √2a डिस्टेंस पर होंगे। हर एक क्यूब में ऐसे 3 एटम होंगे जो इससे √2a डिस्टेंस पर होंगे। तो ऐसे तो 8 × 3 24 हो गया, यानी आंसर तो 12 आना चाहिए, और ये तो सर 24 आ गया, राइट। क्या गड़बड़ हुई? गड़बड़ कुछ नहीं हुई, अभी हम आ रहे हैं। हुआ क्या? जब आपने 8 × 3 किया तो ये वाला जो एटम है, ये वाला जो एटम है नीचे वाले क्यूब में भी काउंट कर लिया, ऊपर वाले में भी काउंट कर लिया। ये वाला जो एटम है वो इधर वाले में भी काउंट कर लिया, इधर वाले में भी काउंट कर लिया। यानी हर एक एटम जो है 2 बार काउंट, हर एक एटम जो है वो 2 बार काउंट हो गया है। इसीलिए इसको डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? 2। इसको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। कैसे? जो ऊपर वाली छत थी, सीलिंग जो थी, टॉप थी, वो इस वाले क्यूब में भी काउंट हुई और ऊपर वाले रूम में भी काउंट। राइट वाली जो वॉल थी
वो इस वाले क्यूब में भी काउंट हुई और इसके बगल वाले में भी काउंट हो गई। तो वो हर एक चीज दो दो बार काउंट हो रही। इसीलिए 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, ये चीजें आगे भी आएगी। यहां पर मैं आपको बता दूं, जब भी इन फेसेस पर कुछ भी काउंट करोगे, कौन सी फेसेस जो इस कॉर्नर को बना रही है, इन फेसेस पर कुछ भी काउंट करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 8 करोगे, तो हमेशा डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, हमेशा डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। ये थोड़ा टफ हो सकता है तरीका, लेकिन काम का यही है। मैं आपको बता दूं, ये तरीका आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन आगे चल के इसी से ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे। देखो, जेई मेंस हो या जेई एडवांस, ऑब्वियसली हर एक चीज इतनी अच्छी नहीं हो सकती, 2+2 की तरह नहीं समझ में आएगी, थोड़ी एफर्ट्स लगानी पड़ेगी, तब जाके दिमाग को एक्सपेंड करना पड़ेगा, आपके पोटेंशियल को बाहर निकालना में। तो इसीलिए थोड़ी मुश्किल तो पड़ेगी। पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर आसान है, धीरे 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 चीजें तो बढ़ेगी ना, इतना सब कुछ आसान नहीं होगा। तो इमेजिन करना पड़ेगा यहाँ पर, तो वही जरूरी है। आगे चल के अभी थोड़ा और लेवल बढ़ेगा, ये तो सिंपल क्यूबिक है, फिर बीसीसी आएगा, फिर एफसीसीआर आएगा, तो धीरे धीरे लेवल तो बढ़ेगा। आपको पता है जेई एडवांस्ड में, आपको पता है जेई एडवांस में 25% मार्क्स पर कितनी, लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था, पेपर वॉज 360, पेपर वॉज ऑफ 360 मार्क्स, 90 मार्क्स पे पता कितनी रैंक आई थी? 10,000, केवल 90, यानी 25%। आप सोच, चार में से अगर किसी ने एक क्वेश्चन भी सही कर दिया, 10,000 रैंक आ जाती, नहीं? अब आप सोचो, तो मेरे हिसाब से यानी मुश्किल बात ही है, तो आपको उस लेवल तक जाना पड़ेगा। इमेजिन, मेरे वर्ड्स को सुनो, रूम्स के साथ इमेजिन करने की कोशिश करो, मेरी जो लैंग्वेज है उसको इमेजिन उसको पिक्चर बनाओ उससे। जब मैं बोलता हूं कि राइट साइड में, फ्रंट में, ऊपर वाला कॉर्नर, तो आपको आपकी आंखें उस तरफ जानी चाहिए, आपके रूम में आप उस तरफ देखो, राइट साइड ये है, फ्रंट ये है। अब प्रॉब्लम क्या आती, किसी को बोलो राइट तो देखता लेफ्ट में, अरे फ्रंट तो देख रहा पीछे, तो मुश्किल है भाई। राइट बोल रहा हूँ, फ्रंट बोल रहा हूँ, टॉप बोल रहा हूँ, तो केवल एक ही कॉर्नर है, वो कॉर्नर दिखना चाहिए। जब मैं टॉप फेस का फेस डायगोनल बोल रहा हूँ, तो वो भी दिखना चाहिए, जब टॉप फेस का फेस डायगोनल। क्योंकि देखिए, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, आपको खुद को इमेजिन करना होगा। ये डायग्राम्स में यहाँ पर आपको बता के बता रहा हूँ, तो उससे भी आप ये सब देख सकते हो, कि आप इस तरह से कोशिश करो। बहुत सारे एटम्स है, जैसे जैसे एटम्स बढ़ते जाएंगे कंफ्यूजन तो बढ़ेगा। अब मैं यहाँ से डायग्राम बना के आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन एग्जाम में नहीं काम, एग्जाम में आपके पास सामने ये डायग्राम नहीं होगा। तो इसलिए जरूरी ये है कि इमेजिन करने की कोशिश करो, हर एक चीज को हमें अच्छी तरह से इमेजिन करना है। चलिए, तो यहां पर इसको, तो फाइनली नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 12। डिस्टेंस कितनी हो गई? √2a। कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा। अभी तो हमने ये सिंपल क्यूबिक की बात की है, फिर बीसीसी में भी आएंगे, अभी बार बार सुनोगे आप। आज थोड़ा समझ में आया, थोड़ा घर पर ट्राई करोगे, फिर वापस नेक्स्ट क्लास में फिर हम कुछ और करेंगे, तो आदत पड़ेगी बेटा। यही मैं आपसे कहता हूँ, अच्छी बातें, अच्छी बुक्स आसानी से समझ में टाइम लगता। आपको क्या लगता है, साइकिल चलाने लगे थे तो पहली बार में साइकिल में बैठते ही बस भगाने लग गए आप? हैं? साइकिल पे बैठे चल गई थी क्या? बैलेंस बन गया था? बना ना? एक बार, दो बार, या अरे नहीं नहीं, ये साइकिल तो कंफ्यूजन हो रहा है, मैं तो नहीं चला सकता, मेरे को आप बताओ कि बैलेंस अपनी बॉडी को ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं। कुछ नहीं होता बेटा, कोई नहीं समझता। साइकिल पे बैठोगे, दो बार गिरोगे, थोड़ा हाथ पैर पे लगेगी, खरोचे आएगी अपने आप। ठीक है, देन थर्ड नियरेस्ट की बात करते हैं। थर्ड नियरेस्ट कौन सा होगा? थर्ड नियरेस्ट कौन सा होगा?
डिस्टेंस बताओ थर्ड नियरेस्ट की, तो ये तो आसान है। थर्ड नियरेस्ट बहुत आसान है। जल्दी बताओ थर्ड नियरेस्ट की, एक तो डिस्टेंस भी बतानी है और नंबर्स भी बताने। बिल्कुल सही। अब इमेजिन करो तो क्यूब में कौन सा वाला एटम होगा, क्यूब में कौन से वाला एटम होगा, ये तो सेकंड नियरेस्ट हो गया। थर्ड नियरेस्ट वाला कौन सा होगा, ये बॉडी डायगोनल वाला। कौन सा होगा, बॉडी डायगोनल वाला, ये वाला। ये बॉडी डायगोनल है इसका, √3। एक इधर एक इधर, एक ये वाला एक ये वाला, 8 जो कि किस डिस्टेंस पर है, √3। तो अब कैसे याद करो, एक क्यूब में केवल एक ही है, एक क्यूब में केवल एक ही है, और 8 हर एक क्यूब में एक एक होगा तो 8 हो जाएगा। बट यहां डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना होगा, क्योंकि ये जो एटम है ये कौन सी फेसेस पर है, जो इस कॉर्नर को नहीं बना रही है, जो इस कॉर्नर को नहीं बना रही है। तो यहां पर जब आप मल्टीप्लाइड बाय 8 करोगे तो डिवाइड बाय 3 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो उस कॉर्नर को बना रही है उन फेसेस पर कुछ भी काउंट करते हो, मल्टीप्लाइड बाय 8 करते हो, तो हमेशा डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। बट बाकी की तीनों फेसेस पर अगर कुछ भी काउंट करते हो तो मल्टीप्लाइड बाय 8 करने पर डिवाइड बाय 2 नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग है ये अलग है। कोई भी एटम दो बार काउंट, कोई भी एटम दो बार काउंट नहीं हो। समझ में आई मेरी बात। बट हाँ, इस वाले एटम को अगर आप और किसी एटम की बात कर रहे थे तो वो दो दो बार काउंट हो रहा था। ये वाला एटम इस वाले क्यूब में भी, ऊपर वाले क्यूब में भी काउंट हो रहा था। ये वाला एटम फ्रंट वाले में भी और इधर वाले में भी, लेकिन ये वाला तो केवल इसी में काउंट हो रहा है, इन 8 में से किसी में वापस काउंट नहीं हो रहा है। तो आंसर इज √3a, एंड होंगे कितने, ए। चलिए देखो, थोड़ा मुश्किल लगेगा बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही इसी तरह से सब कुछ आसान आसान नहीं होगा। तो फाइनली ये बात की हमने सिंपल क्यूबिक की, ये लिख लो, और अभी प्रैक्टिस होगी, परेशान नहीं होना है। घर पर जाके थोड़ा इमेजिन करोगे तो अच्छी तरह से दिखेगा। इसी तरह के क्वेश्चन हम आगे बीसीसी में भी करेंगे, आगे एफसीसी में भी करेंगे, तो धीरे 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 आपकी आदत हो जाएगी, सब समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पर अब मैं आ रहा हूं, हेडिंग डालिए अब आप यहां पर, पीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब यहां पर क्या हुआ, ये जो सिंपल क्यूबिक था ना, उसका पैकिंग फ्रैक्शन पता है बहुत कम आया, 52.4%। उसका एक कारण मैं आपको बताऊं कि ये जो 8 एटम्स आपने रखे हैं, 8 एटम्स के बीच में यानी क्यूब के सेंटर पर, क्यूब के सेंटर पर अच्छी खासी खाली जगह, इसीलिए इसका पैकिंग फ्रैक्शन कम हो गया। बट प्रॉब्लम यह है कि जो 8 एटम्स के बीच में जो सेंटर पर जगह है ना, वो इतनी ज्यादा भी नहीं है, इतनी ज्यादा भी नहीं है कि हम वहां पर उसी साइज का एक और एटम वहां रख सकें। इतनी ज्यादा भी नहीं है कि उसी साइज का एक और एटम रख सके। हमारे पास तो सारे एटम्स एक ही साइज के हैं, तो अब क्या करें, एक दूसरा ऑप्शन आता है कि हम इन 8 एटम्स को, जो एक सिंपल क्यूब के 8 एटम्स थे, थोड़ा थोड़ा दूर, उनको थोड़ा थोड़ा दूर कर दो, उससे क्या हो जाएगा, क्यूब की साइज बढ़ गई, क्यूब की साइज बढ़ जाएगी, क्योंकि क्यूब तो अभी भी हम एटम्स के सेंटर से ही बनाएंगे। अब वो क्यूब पहले से बड़ा हो गया, और इतना दूर दूर करो कि उनके बीच में इतनी जगह क्रिएट हो जाए कि हम उसी साइज का एक और एटम रख सकें। अब आप एटम कॉर्नर पर भी रख रहे हो, क्यूब के सेंटर पर भी रख रहे हो, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ऐसे देखिए, कॉर्नर पर भी रखा हुआ है और सेंटर पर भी रखा, ये 8 एटम्स यहां पर भी रखे हुए हैं, सेंटर पर भी रखे, दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं बी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कैसा लग रहा है डायग्राम,
कुछ इमेजिन कर पा रहे हो? ये कॉर्नर वाले एटम्स है, बट सेंटर पर भी हमने एक एटम्स को रख दिया। लेकिन अब ये कॉर्नर वाले एटम्स, क्योंकि इनको आपने दूर दूर कर दिया, ये पहले एक दूसरे को टच कर रहे थे। एक सेकेंड, हाँ, ये पहले एक दूसरे को टच कर रहे थे, अब ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। जबकि सिंपल क्यूबिक में ये देखिए, अब ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, जबकि ये सिंपल क्यूबिक में एक दूसरे को टच कर रहे थे। ये सिंपल क्यूबिक था, ये खाली जगह थी अच्छी खासी, ये अच्छी खासी खाली जगह थी लेकिन छोटी थी। तो हमने क्या किया, इन 8 एटम्स को दूर दूर किया, इन 8 एटम्स को दूर दूर किया, इनको दूर दूर करके बीच में इतनी स्पेस क्रिएट कर ली, उसी साइज का एक और एटम हमने यहां पर रख दी। समझ में आ गया? राइट। तो यहां पर ये 8 एटम्स कॉर्नर पर है, सेंटर पर भी एक और एटम है, इसीलिए इसे हम क्या करें, बीसीसी। गॉट इट? बॉडी सेंटर्ड। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इससे पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ेगा या पैकिंग फ्रैक्शन कम होगा, वो सारी कैलकुलेशन हमें करनी होगी। इन पहले बीसीसी का अगर हम डायग्राम बनाएं तो आपको इस तरह का एक डायग्राम बनाना है। ये इसी तरह का एक डायग्राम आपको यहां पर बनाना है। ये एक एटम सेंटर पर और बाकी सभी कॉर्नर पर। तो एटम्स कॉर्नर पर भी है, एटम सेंटर पर भी है, बट क्या यहां पर ये कॉर्नर वाले एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं? कॉर्नर वाले एटम्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए यहां पर A इक्वस टू 2R नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट, एटम्स एट द एडजेसेंट कॉर्नर डू नॉट टच ईच अदर। डू नॉट टच ईच अदर, यानी A इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, A जो है वो 2R से ज्यादा होगा। तो कौन से एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं? कौन से एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं? तो ये जो बॉडी के सेंटर वाला एटम है वो इन 8 एटम्स को टच कर रहा है, क्योंकि हमने इनको दूर दूर ही इतना ही किया है कि ताकि यहां पर एक एटम आ जाए। तो ये 8 एटम इस सेंटर वाले एटम को टच कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये यहां पर आप देख सकते हो इस तरह से। तो यहां पर कह सकते हो एटम्स अलोंग दी बॉडी डायगोनल टच एटम्स एट द बॉडी डायगोनल टच ईच अदर, यानी √3a इक्वल्स टू, अब √3a बॉडी डायगोनल की लेंथ तो कितनी हो गई, √3a किसके बराबर हो? यहां पर एक एटम है, ये एक्चुअल साइज में नहीं बना रहा हूं मैं आपको, ये एक एटम है, ये दूसरा, ये और ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, √3a। ये वाला एटम इस सेंटर वाला एटम को टच कर रहा है और ये वापस कॉर्नर वाला एटम। बताओ कितनी डिस्टेंस होगी? ये R, ये 2R और ये भी, हाँ या ना? R, 2R और ये R, ये सेंटर वाला एटम है, ये दोनों कॉर्नर वाले एटम है, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, √3, यानी √3a इक्वल्स टू, मतलब BCC में A इक्वल्स टू 2R नहीं होता, BCC में √3a इक्वल्स टू, सॉरी √3a इक्वल्स टू 4R होता। बिल्कुल सही लिखा आप लोगों ने। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल कितने एटम्स होंगे बताइए? ये बहुत आसान है, क्योंकि कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन तो वही रहेगा। तो कॉर्नर वाले से कितना मिलेगा हमें,
1/8 इंटू 8, ये तो कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन आ गया, सेंटर वाले से भी मिलेगा, तो सेंटर वाला तो पूरा का पूरा अंदर ही है, तो उसका कंट्रीब्यूशन तो हमारा पूरा ही होगा, वो तो किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा, तो +1, तो यानी 1+1 कितना हो गया 2। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल वो कितने हो जाएंगे यहां पर 2 हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। होमवर्क ही देख रहा हूं आपका मोबाइल में और कुछ नहीं, तो ये तो हो गया 2। अब उसके बाद आता कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए वो कितना होगा, फोर्थ पॉइंट। सेंटर वाला एटम, सेंटर वाला एटम और कितने कॉर्नर वाले एटम को टच कर रहा है, सेंटर वाला एटम 8 कॉर्नर वाले, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 8। देखिए यहां से ये सेंटर वाला एटम इन 8 कॉर्नर एटम को टच कर रहा है, ये सेंटर वाला एटम इन 8 कॉर्नर वाले एटम्स को टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8। अब आप इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल के आपको मुझे बताना है, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी बोल दो, एफिशिएंसी कितनी होगी ये आपको कैलकुलेट करके मुझे बताना है। और इसी के साथ क्योंकि टाइम होने वाला है तो मैं आपको होमवर्क भी दे देता हूं, जो शीट है उसमें O1 और S1, मेनली तो O1 में है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। O1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक ये आपको करने हैं, और 1 से लेके 5, ठीक है। बहुत बेसिक होमवर्क अभी जो पहली 2 क्लासेस में हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड है, एक दो क्वेश्चन जो आज हमने पढ़े थे उससे रिलेटेड। ये O1 S1 एक्सरसाइजेज हैं जो आपको मिल जाएगी, ये होमवर्क है जो आपको करना है। खैर ये थियोरटिकल होमवर्क है तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होगी, और ये होमवर्क नेक्स्ट क्लास से पहले हो जाना चाहिए आपका, ये होमवर्क जो है वो नेक्स्ट क्लास से पहले हो जाना चाहिए, है ना। तो ये आपको पता चल जाएगा वहां से, सब दिख जाएगा बेटा। एक्सरसाइज मेरी सॉलिड स्टेट की शीट खोलोगे तो वहां सब दिख जाएगा, डोंट वरी, मैं जो कह रहा हूं उसी तरह से है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास हमारी वेंसडे को होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास का जो टाइम है वो वेंसडे को होगा। देखो चीज़ें थोड़ी मेहनत करोगे तब समझ में आप सोचो क्लास में सर ने कुछ पढ़ाया और बस सब कुछ वहीं क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। क्लास में कुछ क्लियरिटी आती है, फिर थोड़ा सोचते हैं तब क्लियरिटी आती है, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं तब क्लियरिटी आती है, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्टिंग थी, ऐसे थोड़ी कि मैंने बोला और खट से समझ में आ गया, ऐसा होता तो हर कोई जेई कर रहा होता फिर तो ऐसा नहीं है, थोड़ा तो टाइम। और यही फाइट है, जो इस फाइट में लगा रहेगा वो तो देख, और जिसको लगे अरे सर बस मेरे को तो नहीं समझ में आया मैं क्या करूं, किसी को भी पहली बार समझ में आया, वो फाइट करता है, थोड़ा समझ में आया, फिर फाइट करेगा, फिर फाइट करेगा, धीरे तब समझ,
है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे से करेंगे और सब समझ में आएगा। बस साथ में लगे रहो, डटे रहो, और ये सोच ये मैं करके रहूँगा जब बाकी के स्टूडेंट मैं भी समझ सकता हूँ, ये हमेशा और मैं समझते रहूँगा। चलिए तो ये होमवर्क डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू, बाय बाय।